जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका स्वागत है मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। गुरुवार 29 सितंबर 2022, अश्विन शुक्ल पक्ष, चतुर्थ, विक्रम संवत 2079 पूर्णिमा। दुर्गा पूजा की आज चतुर्थ माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना संपूर्ण देश में किया जा रहा है। सबको शुभकामनाएं। शुरू करते हैं दोस्तों। केंद्र ने जारी की अधिसूचना, आतंकी संगठनों से साठगांठ का आरोप, शिकंजा, पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी। 5 साल की पाबंदी किया गया। इनके साथ कई इनके संगठन पर रोक। ध्यान देने की बात है पाबंदी के मायने। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही राज्यों को इन कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया है इन पर कार्रवाई का अधिकार दे दिया गया है। इनसे जुड़े लोगों की तुरंत गिरफ्तारी और संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। किन धारा के तहत इनको गिरफ्तार करने की आदेश जारी की गई है? धारा यहाँ पे है, 1967 का अधिनियम है। केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 1 की उपधारा 1 के तहत किया गया। किन किन संगठनों पर रोक लगाई गई है दोस्तों? 23 राज्यों में फेल हो चुका संगठन, इसमें यूपी बिहार भी है। आगे क्या? संपत्ति जब्त, बैंक खातों पर रोक लगाई जाएगी। प्रतिबंध की अधिसूचना के बाद संगठन 1, 2, 3, 4 इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स कार्ड है आपके सामने। किन किन पे लगाया गया है? रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहेब फाउंडेशन केरल पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। एक बार मैं पुनरावृत्ति करने की फिर से कोशिश करना चाहूँगा दोस्तों, इसलिए कि किन सारे पे संगठन पे लगाया गया है प्रतिबंध, उसको ध्यान देने की जरूरत है। रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट, नेशनल वीमेंस फ्रंट। याद रखिए, इन्होंने हिजाब की केस कर्नाटका में जो ये केसेस हुआ था, इनका फ्रंट पे थे ये। जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहेब फाउंडेशन केरल पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। क्या पूछा नेक्स्ट? लालू 12वीं बार बने राजद के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस इनको। तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट में पेशी के तलब। किस आईआरसीटीसी का मामला है, उसमें पेशी है। क्या कुछ होगा? आपके साथ जुड़े हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप निरंजन _ऑफिशियल यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे जुड़िए दोस्तों, इंस्टा पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, वीडियो एंजॉय कीजिए दोस्तों। करंट अफेयर्स के लिए आप एस्पायरेंट्स, आप जैसे एस्पायरेंट्स के लिए ही हैं हमारा प्रयास आपके लिए। सपोर्ट कीजिए दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फुलवारी छापे से पीएफआई पर बैन की पटकथा लिखी गई थी। बिहार हेड है महबूब आलम नदवी, बिहार के हेड हैं। पीएफआई का राज्य मुख्यालय बिहार के पूर्णिया में है। कटिहार के हसनगंज थाना के रामपुर बंसाबारी का रहने वाला महबूब आलम नदवी पीएफआई का बिहार प्रमुख है। बीते 22 सितंबर को एनआईए के छापेमारी में वह टारगेट पर थी। तो क्या कुछ है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का अंक आपके सामने है दोस्तों। सूबे के 9 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मुफ्त अनाज। सूबे मतलब बिहार प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दोस्तों ध्यान देने की बात है, 52 से 70 लाख लोगों को केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। 52 से 70 मतलब 52 जो रेगुलर हैं और 70 जो पेंशनधारी, उनके बारे में कहा जा रहा है। लाख लोगों के बारे में चर्चा किया जा रहा है। पहले ये देख लेते हैं। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 माह तक बढ़ाया। सूबे के 9 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मुफ्त अनाज 5-5 किलो का राशन दिया जाएगा। क्या कुछ है? क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? क्या कुछ है? पॉइंट है सारे दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चिन्हित लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कार्ड धारकों को मुफ्त राशन सब्सिडी वाले अनाज के अलावा, जो सब्सिडी वाला अनाज उसके अलावा। नंबर 3, एक व्यक्ति को हर माह
5 किलो गेहूं या चावल मिलता है। 4, 19.4 करोड़ घरों को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाता है। 5, 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, गरीब, विधवा, विकलांगों को नकद देने का भी प्रावधान इन योजना में किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ये 5वां 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, गरीब, विधवा, दिव्यांगों को नकद रुपया कैश देने की बात की भी प्रावधान की गई है। दोस्तों ध्यान देने की बात है, त्योहार व गुजरात चुनाव के मद्देनजर गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है, सही भी है, चुनाव में ऐसी घोषणाएं होते हैं। तो ध्यान देने की बात है, 2020 में मुफ्त अनाज योजना की शुरुआत की गई। 80 करोड़ लाभार्थियों को देश भर में मिल रहा इस योजना का लाभ। देख लीजिए 80 करोड़, बाकी के लोग खुद अब आत्मनिर्भर हैं। 6 बार इस योजना को बढ़ाया जा चुका है अब तक, मतलब बढ़ा के 6 बार किया जा चुका है। क्या कुछ है दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 माह के लिए और बढ़ा दिया है। यह योजना इस साल दिसंबर तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए निर्णय लिया गया। हालांकि इस फैसले को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों प्रदेशों में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत बिहार के करीब 9 करोड़ 8 करोड़ 71 लाख लाभुकों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। इसके बीच प्रत्येक महीने 4,25,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है। 4,25,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है। इस सूबे में जून से इस योजना के अंतर्गत 5 किलो चावल लाभुकों को दिया जा रहा है। जून से ही, इससे पहले चावल और गेहूं दोनों दिया जाता था। वर्तमान में दिसंबर तक महीने तक का ही आवंटन केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है। इसका वितरण 15 अक्टूबर तक राज्य में लाभुकों के बीच होगा। सितंबर में इस योजना की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके मद्देनजर लोगों को यह लगने लगा था कि योजना का विस्तार अब नहीं होगा, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रियों की मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY को 3 माह और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले 3 माह में लाभार्थियों को 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया जाएगा। पूरे देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में कहा जा रहा है, 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय त्योहारों को देखते हुए लिया। उन्होंने कहा कि JKY के 7वें चरण में 44,762 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इस योजना के पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ राशि खर्च हुई थी। 7वें चरण का खर्च जोड़ने पर इस पर कुल 3,91,000 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन में अप्रैल 2020 में मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी। आपके सामने है पूरी बायोडाटा। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे देश के नए CDS। विपिन रावत सर को नमन है, वो अब नहीं रहे, उनका स्थान लेने वाले हैं अनिल चौहान। क्या कुछ है, विपिन रावत के बाद दूसरे CDS बने अनिल चौहान। जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में अच्छा खासा अनुभव। जनरल रावत दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से यह पद खाली पड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग में सचिव का कार्य देखेंगे, साथ देखेंगे भी, सैन्य मामलों के देखेंगे, सचिव का भी। चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव का एडिशनल वर्क उनको दिया गया है। अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा, मतलब उनका टेन्योर के बारे में कहा जा रहा है, तो टेन्योर अगले आदेश तक जारी रहेगा। उन्होंने सेना करीब 40 वर्ष के करियर के दौरान विभिन्न कमान, स्टाफ, महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर कार्य किया है। उन्हें विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर आतंकवाद 1961 में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में सेना के 11 गोरखा राइफल में कमीशन मिला था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी
देहरादून के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को वर्ष 2019 में पूर्वी कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया था। वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, ये क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से फिक्स्ड है। दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में केंद्र आयोग को नोटिस। नेक्स्ट, मनोज के विशाल एनसीसीएफ के अध्यक्ष चुने गए। भोजपुर के विशाल भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के शीर्षस्थ संस्था राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित एनसीसीएफ के निदेशक मंडल का निर्वाचन एनसीयूआई के प्रांगण में हुआ। इनमें भोजपुर आड़ा निवासी पूर्व सांसद स्वर्गीय अजीत कुमार सिंह व पूर्व सांसद मीना सिंह के पुत्र विशाल सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। विशाल सिंह। वन क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। दिल्ली के शराब घोटाले में समीर महेंद्रू को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोल लोकेशन घोटाले में चित्रा और आनंद को जमानत मिला है। जमानत क्या कुछ है? अमेरिका के सामने भारत ने वीजा का मुद्दा उठाया। हिंदुस्तान संपादकीय क्या कुछ कहता है दोस्तों, आपके सामने है। उलझी दुनिया को सुलझाने लगा भारत। यदि भारत वैश्विक राजनीति को यूं ही दिशा देता रहा तो दुनिया के लिए यह एक बेहतर राष्ट्र साबित होगा। साफ है यह वक्त हमारे लिए काफ़ी अहम है। प्रशांत झा, अमेरिका में हिंदुस्तान टाइम्स संवाददाता, इनके अपने विचार हैं और बिल्कुल सही है। मैं तो इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप लोग अपना कमेंट भेजिए मित्रों, आपको क्या लगता है। लॉकडाउन में अवसर इस तरह तलाशा। स्टार्टअप जेप्टो के सह संस्थापक 19 साल के कैवल्य बोहरा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में शामिल हैं। सबसे कम उम्र के भारतीय युवा हैं। सिर्फ 1 साल पुराने इस स्टार्टअप के पीछे तेज रणनीति का क्या कुछ मंत्र है, यहाँ है। आप फुर्सत में देखें, इन्हें समझें। हिंदुस्तान का अपना खेल स्पोर्ट्स क्या कुछ कहता है दोस्तों। क्रिकेट, बाबर को पछाड़ सूर्य कुमार यादव फिर दूसरे स्थान पर। आईसीसी 2020 रैंकिंग जारी करी है उस कंटेक्स्ट में। इला वेनिल की नज़र पेरिस ओलंपिक पर। देखिए शूटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है खुद से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आवेदन की तारीख बढ़ी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आवेदन जमा करने की तिथि को 3 दिन का इजाफा कर दिया। इससे पहले मंत्रालय ने आवेदन में ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर तय की थी। 1 अक्टूबर 2022 शनिवार के बाद मिलने वाले नामांकन में विचार नहीं किया जाएगा। स्पेन को सुलझाने में मदद मिलेगी। मनप्रीत। भारतीय अंडर 17 टीम ने ओमान को हराया। लड़कों की फुटबॉल टीम ने पेनाल्टी पर 2 गोल की नई दिल्ली में चल रहा है। फुटबॉल महासंघ अरुणाचल प्रदेश में दिखाएगा। ईरानी कप चल रहा है दोस्तों। यशस्वी और यशस्वी भारत की टीम में अपने पहले रणजी और दिलीप ट्रॉफी मैच में शतकीय पारी खेलने वाले दिल्ली के बल्लेबाज यश धुल खिलाया जाएगा। क्या कुछ होगा आपके सामने अपडेट में देता रहूँगा। मार्क के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में बुमराह शामिल। फीफा ने छेत्री को करियर पर जारी की सीरीज। कंग्रेचुलेशंस। अध्यक्ष पद के चुनाव में तो अध्यक्ष नहीं बन सके, ये खुशखबरी नहीं है, दुर्भाग्य है इस तरह का, लेकिन फीफा ने इनका क्या सम्मान रखा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल टीम के करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री को सम्मानित करते हुए उनके जीवन पर, करियर पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की है। सीरीज उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फीफा प्लस, जो फीफा ने खुद चालू करी है, वहाँ पे उपलब्ध होगा। आप लोग जाके देख सकते हैं। फीफा ने बुधवार को अपने विश्व कप हैंडल में ट्वीट किया, आपको रोनाल्डो और मेसी के बारे में सब कुछ पता होगा। बिल्कुल। अब सक्रिय पुरुष खिलाड़ी तीसरे नंबर जो भारतीय हैं गोल करने की कहानी आप देख सकेंगे इन सीरीज पे। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। चलिए, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फीफा ने मान रखा, सम्मान रखा। बहुत बहुत बधाई फीफा को भी। लॉन्स गिब्स थे 300 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर। 2020 शीर्ष खिलाड़ियों की कंगारू टीम में वापसी हुई है। विश्व कप में मेहमानों को ठहराने के लिए कतर के छूट रहे पसीने। देखिए क्या कुछ है। 16 लाख करोड़ का खर्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने अभी बोला था कि महिला
अंडर 17 का जो इंडिया हॉकी का मेजबानी भारत करने जा रहा है 17 फुटबॉल का दोस्तों, अंडर 17 महिला का करने जा रहा भारत। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक विश्व कप में मेहमानों को ठहराने के लिए आपको डिटेल्स दिया जाएगा। कतर में होटल के 30,000 कमरे, 80% बुकिंग फीफा कर चुका है, 80% का बुकिंग खुद फीफा कर चुका है। कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाले फुटबॉल विश्व कप को देखने के लिए हजारों भारतीयों ने टिकट खरीदी है, क्योंकि 17 अंडर महिला 17 विश्व कप होने वाला भारत में, कतर में। ये पुरुष टीम का होने वाला है कतर में फुटबॉल का। तो एक रात का किराया 17,000। दोहा के सीमांत इलाकों में देखिए बहुत महंगा होने वाला है। क्या कुछ है दोस्तों, अपडेट में देता रहूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। संपत्ति जब्त होगी, खाता पर रोकेंगी। किसी तरह की एरर के लिए एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। लाइट की परेशानी हो रही है, किसी तरह की न्यूज़ एनालिसिस एरर्स में यदि आपको विश्लेषण में किसी तरह की खामियाँ हो रही तो हमारी टीम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। इग्नोर करके आगे देखेंगे दोस्तों, जुड़िए हमसे, सपोर्ट कीजिए। सारा दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होता जाएगा दोस्तों। सो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आप भी हम हमारे साथ जुड़े रहें। क्या नोटबंदी पर सुनवाई जरूरी? कोर्ट। राजस्थान संकट के बीच एंटोनी को सोनिया से मिले। रामलीला में बेटियां निभाने लगी पुरुषों की किरदार, रामलीला में निभाने लगी हैं। प्रभात खबर एज यूजुअल, कोई बात नहीं दोस्तों। लालू प्रसाद 12वीं बार बने राज्य निर्विरोध अध्यक्ष। पीएचडी करने वालों को 3 साल का हर माह 8 से 10,000 फेलोशिप देगी राज्य सरकार। पीएचडी करने वाले को की योजना अच्छी चल रही है, ये बहुत अच्छी खबर है। जो हायर एजुकेशन में जो जा रहे बिहार के उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पीएचडी करने वालों को 8 से 10,000 रुपये की फेलोशिप देने जा रही है। फेलोशिप 3 साल के लिए दी जानी है, 3 साल के लिए दी जानी है। जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तब से हर महीने आपको 8 से 10,000 राज्य सरकार की ओर से, यूजीसी की तरफ से नहीं, क्या कुछ 6 साल में दिए जाने वाले। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग प्रस्ताव बना रहा है इस तरह की योजना लागू होने वाली। इसको डॉक्टरल फेलोशिप के नाम से प्रस्तावित किया जा सकता है, इस तरह के नामकरण किया जा सकता है। क्या कुछ होगा आपके सामने होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फेलोशिप नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बिहार के उन स्कॉलर को दी जाएंगी जिन्हें यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिला, या यूजीसी से फेलोशिप मिल रहा हो तो भी मिलेगा आपको। स्कॉलर के सामने शर्त यह होंगी कि उनकी पीएचडी का शोध प्रस्ताव बिहार के विश्वविद्यालयों में नामांकित होने चाहिए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हर साल औसतन 22 शोधार्थी पीएचडी में नामांकित होते हैं। उनमें औसतन 750 महिला शोधार्थी होती है। जानकार बताते हैं कि इनमें से अधिकतर को यूजीसी की फेलोशिप नहीं मिल पाती है। चूँकि राज्य में शुरू सरकार फेलोशिप का दायरा सीमित संख्या में रखना चाहती है, इसलिए औसतन 20 से 25% शोधार्थियों को फेलोशिप दी जा सकती है। दरअसल शोध का विषय और महत्ता भी, मतलब जो शोध का आपका सब्जेक्ट हुआ उनकी गुणवत्ता के बारे में कहा जा रहा है। आपको इसके बारे में मैं डिटेल देता रहूँगा दोस्तों। हायर स्टडीज में जाइए, बिल्कुल अच्छा कीजिए, शोध करना जरूरी है। इटली में दक्षिण पंथ का उभार, संपादकीय डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी। अगर घरेलू चुनौतियां बढ़ती हैं, आर्थिक संकट गहरा होता है या मेलोनी की लोकप्रियता कम होती है, तब ये यूरोप संघ के विरुद्ध मोर्चा खोल सकती है। यह स्थिति अनेक समस्याओं से घिरे यूरोपीय संघ के लिए चिंताजनक हो सकती है। बिल्कुल सही। इटली में जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलना सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना है। अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, उसके बारे में कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। धनंजय त्रिपाठी जी कहते हैं मिलना सुनिश्चित माना जा रहा है। परिघटना वहाँ पहले भी दूर दक्षिणपंथी संगठन सक्रिय रहे हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुसोलिनी के समर्थकों ने इटली सोशल मूवमेंट की स्थापना की थी। मेलोनी के गठबंधन में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी की राजनीति में भी दूर दक्षिण पंथ के तत्व देखे जा सकते हैं।
गठबंधन के एक अहम नेता मैथियो सल्विनी को भी बहुत हद तक धूर दक्षिण पंथ से संबद्ध माना जाता रहा है तथा वे पहले सरकार में भी रह चुके हैं तो दक्षिण पंथ के अलग अलग रूप से हो रहे हैं, पर यह पहली बार हो रहा है कि स्पष्ट रूप से धूर दक्षिणपंथी एजेंडे को केवल चलने वाला कोई व्यक्ति इटली का प्रधानमंत्री होगा और नई सरकार की नीतियों पर उनका वर्चस्व होगा। इस तरह का संशय था पहले। इस कारण अनेक राजनीतिक विश्लेषक यह कह रहे हैं कि मेलोनी की सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन को बनाए रखने की होंगी। जब हो चुकी हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस का दायरा ये बताया जा रहा है, उनका दायरा बताया जा रहा है धनंजय त्रिपाठी के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्या कुछ है, यह उल्लेखनीय है कि मेलोनी अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। कभी सार्वजनिक रूप से मुसोलिनी की प्रशंसा करने वाली मेलोनी अब अपने को फांसीवादी अतीत से अलग करने में लगी हैं। क्या कुछ होगा, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अपनी सरकार के एजेंडे का स्वरूप कैसा बना पाती है या कैसा रख पाती है, कैसा होता है। यूरोपीय संघ के सबसे प्रारंभिक सदस्य में से एक इटली भी है तथा इस समूह को साकार करने में उसकी अहम भूमिका रही है। इटली समेत यूरोप के कुछ अन्य देशों में धूर दक्षिण के उभार से दो मुख्य मुद्दे सामने आते हैं। पहला और सबसे गंभीर मुद्दा यूरोपीय संघ की प्रवासी नीति है। बिल्कुल सही। दक्षिण पश्चिमी एशिया के शरणार्थी पहले और अधिक संख्या में इटली में पहुंचते हैं। रिपोर्ट की माने तो इस साल ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में आने वाले शरणार्थियों की संख्या पिछले साल की तुलना में 84% अधिक है। हालांकि पिछले साल कोविड-19 के कारण तो वैसे भी शरणार्थी कम ही जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या कुछ है, उल्लेखनीय है कि इटली में भारतीय मूल के लोग भी अच्छी संख्या में हैं, पर उनके बारे में हम लोग बहुत अधिक चर्चा नहीं करते। यूरोप की सभी धूर दक्षिणपंथी पार्टियां और कई दक्षिणपंथी पार्टियां यूरोपीय संघ की आप्रवासन नीति का जोरदार विरोध करती हैं। आप्रवासन नीति का विरोध करती है, सही भी है। इस मुद्दे का यूरोपीय संघ से अलग होने की धमकी भी देती है। इस धमकी को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को अलग करने का जो ब्रेक्जिट अभियान चला था उसका प्रमुख मुद्दा यूरोपीय संघ की प्रवासी नीति थी। बिल्कुल ये नीति ही थी। ये पार्टियां अपने अपने देशों में आबादी के बड़े हिस्से को यह समझा पाने में कामयाब रही कि दूसरे देशों की तुलना में दोस्तों सॉरी टू से दिस लाइट की परेशानी। फिर क्या कुछ है नेक्स्ट, यूरोप के अलावा अन्य कुछ लोकतंत्रों में भी धूर दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है। अनेक देशों में इससे संबद्ध पार्टियां सत्ता में भी है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री भी कुछ मामलों में उनकी यह विचार रखती हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी पर डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ बरकरार है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति के सीनेटर पुत्र ने मेलोनी को बधाई दी है। निश्चित रूप से मेलोनी की जीत इन सब के लिए उत्साहवर्धक है। हाल में स्वीडन में दक्षिणपंथी गठबंधन जीती है जिनमें धूर दक्षिणपंथी भी शामिल है। यूरोपीय संसद में लगभग 1/3 सदस्य धूर दक्षिणपंथी पार्टियां से ही है। देखिए 1/3 की बात हो रही। यदि यूरोप और विश्व की संकट गहरा होता है तो ये ताकतें मिलकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। संशय किया जा रहा है 1/3 इनका बहुमत होता है। बहरहाल अभी इटली यूरोपीय संघ की कोविड राहत योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी है। सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इटली। ऐसे में मेलोनी तुरंत कुछ ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिससे समीकरण बिगड़े। अभी यह देखना होगा कि यूरोप के भीतर ऊर्जा संकट कितना गंभीर होता है और रूस यूक्रेन युद्ध का क्या भविष्य होगी। इन्हीं मुद्दे के इर्द गिर्द यूरोप की राजनीति चलेंगी। यूरोप के भीतर यूरोपीय पहचान को लेकर एक संवेदना रही है जिसका एक साकार रूप यूरोपीय संघ और साझा मुद्रा है। मेलोनी की जीत से इस संवेदना को भी झटका लगाया है। मतलब इस तरह की संवेदना को भी झटका लगाया। ये लेखक के अपने निजी विचार है। तो दोस्तों बट निजी विचार है लेकिन मैं इनसे सहमत हूँ। बिल्कुल जिस तरह से
यूरोपीय संघ में ध्रुवीकरण हो रहा है, वो तो परेशानी की विषय वस्तु तो है। फिर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भेजिए। इनको बारीकी से नज़र रखें, इन चीज़ों पे क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वैश्विक दौर जिस तरह से अभी मंदी की ओर है, उन सारे वैश्विक हालात इनसे जुड़ा होता है। तो इस कंटेक्स्ट में क्या कुछ है। स्पोर्ट्स, मेसी ने 2 गोल दाग मनाया 120 जीत का जश्न। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन का मिला लाभ। ईरानी कप टीम घोषित हो चुकी है, ईरानी कप होने वाली है दोस्तों। क्षेत्रीय की अनसुनी कहानी पर फीफा की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, आप देख सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस सुनील छेत्री जी को, बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। इस देश ने क्या कुछ दिया छुपा नहीं है। देखिए मित्रों, ये देश चुनाव के बारे में क्या कुछ है, आप अपनी राय हमें भेजिए। क्या कुछ मिला कि नहीं, क्या नहीं मिला, उनका हिसाब तो लगाना बहुत मुश्किल होता है मित्रों। दैनिक जागरण, आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। PFI और उनकी सभी सहयोगी संगठन 5 साल के लिए प्रतिबंधित। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी थोड़ी बिजली की दिक्कत हो रही है। ज्ञानबाबी परिसर में सर्वे वाले आदेश पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी। रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी मित्रों। दैनिक जागरण का संपादकीय क्या कुछ है, आपके सामने niranjan_das.official यूट्यूब पे आप हमसे जुड़े हो। प्रतिबंध विवाद चुनौतियाँ आपके साथ है मित्रों, दोहरे मापदंडों पर आपके सामने है मित्रों। प्रतिबंध के बाद भी चुनौतियाँ, दोहरे मापदंड वाला घातक रवैया, महिला विरोधी अपराध के मामले में को जाति मजहब के आधार पर देखने की प्रवृत्ति खतरनाक है। बिल्कुल ताहिर अनवर जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपको क्या लगता है मित्रों, दोहरे मापदंड बिल्कुल ना अपनाया जाए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय अवश्य साझा करें। आपके राय, आपके विचार ही आपकी उन्नति अवनति का कारण बनती है दोस्तों। अपने विचार के लिए सजग है, स्वामी जी कहते हैं। देखिए विश्व कप की तैयारी क्या कुछ है। भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर। राष्ट्रीय खेल के 1 अक्टूबर तक करेंगे, आप नामांकन कर सकते हैं। सूर्य कुमार सबसे दूसरे स्थान पर करेंगे विशेष कप्तानी। चल रही ईरानी ट्रॉफी, छेत्री का जीवन पे आधारित क्या कुछ है दोस्तों। नेक्स्ट जागरण, देश विदेश। जेनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न की स्थापना हुई थी। जेनेवा में सर्न की स्थापना हुई थी 1954 में। आज बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली सहित 12 राष्ट्रों ने मिलकर भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न की स्थापना की थी जेनेवा में। अभी इसके 23 सदस्य देश है। 2012 में सर्न ने ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गॉड पार्टिकल ईश्वरीय कण की खोज की थी। ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सॉरी टू लिटिल बिट परेशानी। देश विदेश जागरण, सफर पूरा कर पृथ्वी पर लौटी विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला अंतरिक्ष पर्यटक 2006 में। आज ही विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अमेरिका की अनुशेह अंसारी अंतरिक्ष में पृथ्वी पर लौटी थी। मसूद की कॉमेडी की बिना अधूरी मानी जाती थी फिल्में। महमूद की कॉमेडी सॉरी दोस्तों, महमूद के यूक्रेन में जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में। यूक्रेनी क्षेत्र में हुए जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में। यूक्रेन ने किया अस्वीकार। दुनिया में बढ़ा तनाव, रूस पर नए प्रतिबंधों की अमेरिका की तैयारी। अमेरिका सुरक्षा परिषद में रखेगा निंदा का संकल्प। यूरोप को ऊर्जा सुरक्षा देने के लिए भी घोषणा हुई है। तो रेफरेंडम जो हुआ था, रेफरेंडम का रूस के पक्ष में रिजल्ट गया दोस्तों। तो
रेफरेंडम का इस तरह का पश्चिम में बवाल उबाल काटना तो लाजमी बनता है। नेक्स्ट, थर्ड वर्ल्ड के बारे में कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है दोस्तों। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का अंक आपके सामने है दोस्तों। क्या कुछ डिस्टिंक्टिव है, हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए और ऐसे एनालिसिस जिनका दोहरा पुनरावृत्ति करना बहुत ही नितांत आवश्यक है, हम जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दैनिक भास्कर, टेरर फंडिंग की कमर टूटेंगी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर जीते मुखिया चुनाव रद्द होगा, होने भी चाहिए। गंगा जल उद्वह योजना, राजगीर के 8031 घरों में आज से 2 बार गंगा जल की आपूर्ति होगी। राजगीर, नालंदा में, याद कीजिए दोस्तों, लगेंगी जल आपूर्ति। वहाँ के होटल्स में भी गंगा जल आपको उपलब्ध होगा। भागलपुर के पूर्व डीएम विजेंद्र यादव, रजनी प्रिया, अमित कुमार की होगी गिरफ्तारी। विशेष अदालत के सभी खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। सृजन घोटाला के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, वीवीआई कंटेंट है, इससे नज़र बनाए रखिए। क्वेश्चंस बनता नहीं है उतना, बट नज़र बनाए रखना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में, शिक्षक भर्ती 7वें चरण से पहले हाई स्कूल के 1.22 लाख पदों पर होंगी बहाली। जो तो 7वें चरण में शिक्षक भर्ती की 7वें चरण में 1,22,000 पदों पर बहाली होनी है। बिवेयर अबाउट इट, ये आपको यहाँ जॉब मिलने वाला है। आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, जॉब मिल जाएगा। पहले हाई स्कूल में बहाली होने से पद रिक्त नहीं होंगे खाली। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, इनका बिहार के कितने नंबर के शिक्षा मंत्री है, आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिए। इनका विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा सदर होता है। मधेपुरा जिला बिहार प्रदेश के एक जिला मधेपुरा। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है। कितने नंबर के शिक्षा मंत्री, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो 1,22,000 पद पर होनी है बहाली। क्या कुछ होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कंटेंट जो अर्शदीप दिवक 15 गेंद 5 विकेट, क्या कुछ है दोस्तों जो डिस्टिंक्टिव होगी। कुछ स्पोर्ट्स में, उसके संपादकीय में कुछ खास नहीं। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पोर्ट्स के देखिए कुछ डिस्टिंक्टिव नहीं है। ट्रेंडिंग में भारत के पीछे 6 नंबर पर पाया सूरज कुमार यादव, दूसरे नंबर पे कोहली, नंबर पर सूरज कुमार यादव, लेकिन कोहली का रैंकिंग कुछ ऊपर नीचे हुआ है। आप भारतीय टीम पे नज़र बनाए रखें, जरूर बनाए रखें। कबड्डी, नेशनल गेम्स के बारे में क्या कुछ चल रहा है। नेशनल गेम्स हो रहा है गुजरात में, तो हिमाचल में गुजरात को 47-16 से हराया। कबड्डी के बारे में कहा जा रहा है। नेशनल गेम्स हिमाचल प्रदेश की, क्या कुछ चलेगा ये अभी। पूरी डिटेल्स बायोडाटा के साथ आपको मिलेगा दोस्तों। डोंट वरी, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इनकी पूरी डिटेल मिलेगी। नेशनल गेम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाला है, आपको पूरी डिटेल मिलेगी हमारे चैनल पे मित्रों। सो आप कहीं ना जाए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे दोस्तों। आज का सेशन अंत करते हुए दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा जो दूसरों के लिए जी रहा, बाकी सभी जीवित से अधिक मृत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।